नमस्कार, स्वागत है आपका जी राजस्थान में। मैं आपके साथ हार्दिक दवे। वक्त हो चला है हमारे खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर का, यानी कि आपकी सेहत की बात करने का। देश की 140 करोड़ की आबादी है, जिसमें से 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा लोग एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी से पीड़ित हैं। ये बीमारी न सिर्फ उनके शरीर को कमजोर करती है, बल्कि कहीं ना कहीं हमारे मन को भी तोड़कर रख देती है। और आज इसी जन जागरण अभियान के चलते हम एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी से पीड़ित रोगियों के मन से इसका डर दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी इस मुहिम से जुड़ सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप हैशटैग सीज द एपिलेप्सी ड्रैगन के साथ इन जानकारियों को साझा कीजिए जो आप हमसे पा रहे हैं, या आपके पास कोई जानकारी हो तो वो भी साझा कीजिएगा। मिर्गी के नाम से जानी जाने वाली इस बीमारी पर आपको जागरूक करने के लिए मेरे साथ डॉक्टर्स का एक खास पैनल जुड़ चुका है, जो आपको जागरूक भी करेगा, आपका डर भी दूर करेगा। मेरे साथ जो मेरे पहले मेहमान जुड़े हैं वो हैं डॉक्टर सुनीत शाह। आप जयपुर के एडवांस न्यूरोलॉजी एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं और सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट के तौर पर काम कर रहे हैं। मेरे दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर दिनेश खंडेलवाल। दिनेश खंडेलवाल जी जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज में न्यूरोलॉजिस्ट के तौर पर काम कर रहे हैं। और मेरी जो अगली मेहमान है वो है डॉक्टर प्रिया अग्रवाल जी। प्रिया जी जयपुर के संतोखबा दुर्लभ जी मेमोरियल हॉस्पिटल में कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट और एपिलेप्टोलॉजिस्ट के तौर पर काम कर रही हैं। और जो मेरी चौथी गेस्ट हैं वो हैं डॉक्टर कीर्ति सचदेव। आप जोधपुर के मेडिपल्स हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोफिजिशियन के तौर पर कंसल्टेंट के तौर पर काम कर रही हैं। आप चारों का ही बहुत बहुत स्वागत है जी राजस्थान के इस मंच पर। डॉक्टर दिनेश, सबसे पहले आपके साथ शुरू करते हैं। आमतौर पर मिर्गी का रोग होता कैसे है, इसके कारण क्या है? एपिलेप्सी एक दिमाग की तरंगों की बीमारी है, जिसमें कि दिमाग के कुछ हिस्सों में तरंग निकल के पूरे ब्रेन में एक्सेसिव मात्रा में फैल जाती है, जिससे कि ये दौरे जैसे आने लगते हैं। ये 2-3 तरह की मेन होती है, जैसे कि पार्शियल सीज़र और जनरलाइज़ सीज़र। पार्शियल सीज़र में दिमाग के किसी एक भाग से तरंगें निकलती है और वो फिर स्प्रेड करती है। जनरलाइज़ में पूरे दिमाग में एक साथ निकलती है, तो उसमें ये नहीं पता लगता कि दिमाग के कौन से भाग से तरंग निकल रही है। जो पार्शियल सीज़र है, उसमें भी 2 प्रकार के होते हैं। एक जिसमें कि जैसे एक साइड का हाथ और पाँव झटकने लगता है, मुँह तिरछा हो जाता है, लेकिन मरीज़ को होश रहता है। दूसरा ये होता है कि जिसमें मरीज़ को एक भाग से शुरू होता है, लेकिन वो बेहोश हो जाता है। ज़्यादातर ऐसे टेम्पोरल लोब एपिलेप्सीज़ में ऐसे होता है। और जो दूसरे तरह की एपिलेप्सी है, वो जनरलाइज़ एपिलेप्सी होती है। उसमें मरीज़ अचानक से गिर जाता है और चारों हाथ-पाँव अकड़ जाते हैं और झटके लगने लगते हैं और मुँह से झाग आने लगते हैं। 1-2 मिनट के लिए बेहोश होता है, उसके बाद में झटके बंद हो जाते हैं और थोड़ा पेशेंट ड्राउज़ी स्टेट में हो जाता है और फिर धीरे-धीरे स्वतः ही ठीक होने लगता है। इसको जनरलाइज़ एपिलेप्सी कहते हैं। और भी प्रकार की एपिलेप्सी होती है, जैसे एब्सेंस एपिलेप्सी होती है। इसमें जनरली बच्चों में होती है और थोड़ी देर के लिए पलक जैसे ठहर सी जाती है। सामने वाला लगता है कि मेरी बात नहीं सुन रहा। ऐसे दिन में कई बार होती है। तो ये एपिलेप्सी बच्चों में काफ़ी पाई जाती है और कई बार तो ये टीचर है या कोई भी पहचान नहीं पाते। लोगों को लगता है कि मेरी बात ध्यान नहीं सुन रहे। इस तरह से मेन प्रकार की 3 तरह की एपिलेप्सी ज़्यादा कॉमन होती है। डॉक्टर दिनेश, क्या मिर्गी के भी अलग अलग प्रकार होते हैं? जैसे अगर हाँ कई टाइप्स की होती है मिर्गी, तो क्लासिफिकेशन किस आधार पर होता है? ये बहुत से प्रकार होते हैं। अगर हम उम्र के हिसाब से देखे जाएँ, तो जैसे बच्चा जन्म लेता है, उस समय अगर डिलीवरी में कोई ऑक्सीजन की कमी रह जाए, तो हाइपोक्सिया हो जाता है, उसकी वजह से सीज़र्स आ सकते हैं। कोई जेनेटिक बीमारी हो, आनुवंशिक बीमारी हो बच्चे को, तो उसमें भी दौरे आ सकते हैं। फिर जैसे-जैसे वो उसकी उम्र बढ़ती है, जैसे ब्रेन में कोई इन्फेक्शन हो जाए, मेनिंजाइटिस हो जाए, टीबी हो जाए, तो उससे भी दौरे आने की संभावना होती है। और बड़ा हो जाए तो जैसे सिस्टिक है, कीड़े की बीमारी होती है। बाहर की जैसे अनहाइजीनिक फूड खाने से वो कीड़ा हमारे पेट में चला जाता है और उसके बाद से वो ब्रेन में जाके दौरे की बीमारी पैदा कर सकता है। फिर जैसे और ज़्यादा अवस्था में जैसे एक्सीडेंट हो जाए, हेड इंजरी हो जाए, उससे दौरे आ सकते हैं। फिर कोई वायरल इन्फेक्शन हो जाए ब्रेन में, उससे आ सकते हैं। जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, तो जैसे लकवे की बीमारी है, जो उससे या दिमाग के किसी भी प्रकार के कोई भी रोग से अगर कोई हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाता है दिमाग का, तो उसमें तरंगे उत्पन्न होने से दौरे की बीमारी हो सकती है। तो आम तौर पे जो देखते हैं बीमारी हमारे यहाँ सबसे कॉमन होती है कि जैसे सिस्टिक काफ़ी कॉमन होता है, कीड़े की गाँठ जिसको बोलते हैं। तो वो जैसे बाहर के अनहाइजीनिक फूड, जैसे गोलगप्पे वगैरह, बाहर का पानी अनहाइजीनिक बिना फ़िल्टर पानी पिए हुए, उससे ज़्यादा कॉमन होता है। दूसरे प्रकार हम देखते हैं हेड इंजरी, जैसे बिना हेलमेट पहने अगर आप मोटरसाइकिल या सब चलाते हैं, सर में चोट लग जाती है, उससे होता है। और फिर तीसरे प्रकार की जेनेटिक होती है, उसका कोई कारण नहीं पता होता है।
ज़्यादातर आनुवंशिक कॉज ही होते हैं। डॉक्टर प्रिया अग्रवाल का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर प्रिया, बहुत सीधा सा सवाल है, क्या ये रोग ठीक हो सकता है? लोग डरते बहुत हैं, इसका इलाज संभव है क्या? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि आधुनिक चिकित्सा प्रणाली में एपिलेप्सी का ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट पूरी तरह से पॉसिबल है। अबाउट 70% पेशेंट्स के सीजर्स एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स से इजीली कंट्रोल किए जा सकते हैं। लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि पेशेंट्स अपना प्रिस्क्राइब्ड ड्रग बहुत ही रेगुलरली लें, क्योंकि एक डोज भी मिस करने से सीजर रिकरेंस का चांस रहता है। आजकल की जो हमारी न्यू जनरेशन एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हैं, वो बहुत ही सेफ हैं और उनके साइड इफेक्ट्स और ड्रग इंटरैक्शंस मिनिमल रहते हैं। ड्रग रिफ्रैक्टरी एपिलेप्सी मीनिंग वो एपिलेप्सी जो कि अप्रोप्रिएट एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स रेगुलरली लेने के बाद भी कंट्रोल नहीं होती है। ऐसे पेशेंट्स जिनको कि ड्रग रिफ्रैक्टरी एपिलेप्सी होती है, ऐसे पेशेंट्स का परसेंटेज बहुत ही कम है, ऑलमोस्ट से 10 to 20% पेशेंट्स। इनमें से कुछ पेशेंट्स को हम ड्रग रिफ्रैक्टरी एपिलेप्सी होने की वजह से एपिलेप्सी सर्जरी एडवाइज कर सकते हैं। और इनमें से कुछ स्पेसिफिक काइंड की एपिलेप्सीज होती हैं जिसमें कि एपिलेप्सी सर्जरी के रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे होते हैं। इसके अलावा कुछ तरह की चाइल्डहुड एपिलेप्सी सिंड्रोम्स में कीटोजेनिक डाइट, जो कि एक स्पेशल काइंड की डाइट होती है, उसका रोल भी बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। डॉक्टर सुनीत, आपने सुना जैसा प्रिया जी ने बताया कि ठीक तो हो सकते हैं, तो क्या ट्रीटमेंट होता है? आप कैसे ट्रीट करते हैं अपने पेशेंट्स को? जहाँ तक हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो शुरुआती तौर पर तो हम बात करेंगे फार्माकोथेरेपी की, जिसमें दवाइयों के द्वारा इलाज किया जाता है। आज की तारीख में हमारे पास काफ़ी ज़्यादा मिर्गी की दवाइयाँ हैं। पिछले कुछ वर्षों में काफ़ी नई-नई दवाइयाँ आई हैं। इन दवाओं की नियमित खुराक मरीज को लेनी पड़ती है, जिससे करीब 70 से 80% मरीजों का मिर्गी का दौरा का पूरी तरह से ठीक हो जाता है। हाँ, कुछ परसेंट पेशेंट्स होते हैं जिनमें दौरा पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाता, लेकिन हम लोग काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लेते हैं। जो सबसे विशेष बात ध्यान रखने की होती है कि मिर्गी की जो दवाइयाँ होती है, इनका कोर्स लंबा होता है। आम तौर पे 2 से 5 साल तक कम से कम मिर्गी की दवाइयाँ नियमित तौर पर लेनी होती है। जो मरीज गलती करते हैं, कई बार 2-3 महीने, 4 महीने लिया, उनको लगा दौरा नहीं आया और दवाई बंद कर देते हैं। दवाई बंद करने पे उसको दोबारा दौरे आने लग जाते हैं और उनको लगता है कि शायद हमको इलाज से आराम नहीं मिलेगा और वो झाड़-फूँक में इधर-उधर की चीज़ों में लग जाते हैं। तो ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। बहुत ही कुछ मुश्किल से 5% 10% पेशेंट्स होते हैं जिनमें दवाओं से ठीक नहीं होते और हमको सर्जरी के ऊपर भी जाना पड़ता है। इसमें कई तरह की सर्जरीज़ होती हैं, 5-6 टाइप्स की सर्जरीज़ हम लोग करते हैं, जिससे कि दौरे को काफ़ी हद तक ठीक किया जा सकता है। जिसमें कि सबसे कॉमन होता है टेम्पोरल लोबेक्टमी करते बोलते हैं हम इसको। आमतौर पे कॉमनली टेम्पोरल लोब से सीजर्स अराइज़ होते हैं, तो उस पार्ट को ब्रेन का निकाल दिया जाता है। या कई बार लीजनेक्टमी करते हैं, जिसमें कि हमको यदि पिन पॉइंट मालूम चल जाता है कि पेशेंट को इस जगह से दौरा आ रहा है, तो दिमाग के उस हिस्से को निकाल दिया जाता है। कई बार हेमिस्फेरेक्टमी या कॉर्पस कैलोज़ोटमी भी करते हैं। इस तरह की कई सबपायल रिसेक्शन भी करते हैं। कई तरह की सर्जरीज़ हैं जो हम इसमें करते हैं। कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनमें सर्जरी के लिए फिट नहीं होते या सर्जरी से आराम नहीं आता है, तो कुछ ब्रेन नर्व स्टिमुलेशन टेक्निक्स भी काम में ली जाती हैं, जैसे कि कॉमनली वेल एस्टेब्लिश्ड है वेगस नर्व स्टिमुलेशन, जिसमें कि एक जैसे हार्ट में पेसमेकर लगाते हैं, उसी तरह का पेसमेकर यहाँ चेस्ट वॉल पे लगाया जाता है और उसकी लीड जो होती है, यहाँ पे गर्दन में हमारे एक नस होती है, वेगस नर्व बोलते हैं, उससे कनेक्ट कर दिया जाता है। तो टाइम टू टाइम उस नर्व को स्टिमुलेट किया जाता है, जिससे कि दौरे की फ्रीक्वेंसी को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। कुछ ब्रेन के अंदर भी इलेक्ट्रोड इम्प्लांट करते हैं, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन कहते हैं, उससे भी इस तरह का किया जाता है। फिर इसके बाद में आता है जिनमें इन चीज़ों से भी आराम नहीं होता, एक डाइटरी मॉडिफिकेशंस होता है,
जिसको हम लोग आमतौर पर कीटोजेनिक डाइट बोलते हैं। कीटोजेनिक डाइट में क्या होता है कि इसमें वेरी लो कार्बोहाइड्रेट डाइट होती है और वेरी हाई फैट डाइट होती है। इसमें ऑलमोस्ट 70 to 80% जो कंपोनेंट होता है वो फैट कंपोनेंट होता है। तो कीटोजेनिक डाइट से भी देखा गया है कि मिर्गी के दौरों को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। इन चीजों के अलावा जो मिर्गी के पेशेंट्स हैं उनको ध्यान रखने की चीज होती है उनका खान पान, रहन सहन। अल्कोहल है, अल्कोहल इनटेक नहीं करना चाहिए। अल्कोहल भी मिर्गी के दौरों को प्रेसिपिटेट करता है। कई बार लैक ऑफ स्लीप की वजह से, नींद की कमी की वजह से रात को आप लेट तक जगे रहते हैं। लेट नाइट मूवीज आजकल के बच्चों में देखा गया है, रात को लेट तक लैपटॉप पे मूवीज या इंटरनेट सर्फिंग की आदत रहती है। तो नींद कम होने की वजह से भी मिर्गी का दौरा आ सकता है। तो ये चीजों को हमको कंट्रोल करना चाहिए, नियमित व्यायाम करना चाहिए, प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए, भूखे पेट नहीं रहना चाहिए। तो इन कुछ चीजों को ध्यान में रख करके हम इस बीमारी को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। डॉक्टर प्रिया, आप बताइए कि ये ट्रीटमेंट कितने लंबे समय तक चलता है, ठीक होने में कितना समय लग सकता है? So the length that the anti-epileptic treatment is required, the duration, देखिए ऐसा कोई इसका कोर्स नहीं होता है कि एक स्पेसिफिक पीरियड होता है कि हम उतने टाइम के लिए एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स दें। ये ड्यूरेशन यूजुअली डिटरमिन होता है इस चीज से कि एपिलेप्सी का अंडरलाइंग कॉज क्या है। कुछ तरह की जनरलाइज्ड एपिलेप्सीज जिनका की कॉज जेनेटिक होता है, जिसमें कि जेएमई, जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी, जो कि एक बहुत ही कॉमन तरह की जनरलाइज्ड एपिलेप्सी है, उसमें ट्रीटमेंट यूजुअली लाइफ लॉन्ग चाहिए होता है। ऑन द अदर हैंड कुछ तरह के चाइल्डहुड एपिलेप्सी सिंड्रोम्स होते हैं जिनमें कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है वो उस एज ग्रुप को आउटग्रो कर जाता है जिस एज में उस पर्टिकुलर सिंड्रोम के सीजर्स होते हैं। उस एज ग्रुप को क्रॉस करने के बाद में उस बच्चे को यूजुअली सीजर्स नहीं होते हैं और हम एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स को बंद कर सकते हैं। कुछ पेशेंट्स में सीजर्स का कारण होता है ट्रांजिएंट बॉडी में ट्रांजिएंट केमिकल इम्बैलेंसेस होना, जैसे कि ब्लड में शुगर की कमी या सोडियम अर्थात सॉल्ट की कमी होना। तो इन इम्बैलेंसेस को करेक्ट करने के बाद में सीजर रिकरेंस का चांस मिनिमल रहता है और इन पेशेंट्स को एज सच एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स का रिक्वायरमेंट बहुत ही शॉर्ट होता है। हमारी कंट्री में एपिलेप्सी का बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है ब्रेन में ट्यूबरक्लोसिस या न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस की गांठ होना, जो कि ट्रीटमेंट से यूजुअली ठीक हो जाती है और एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हम 2 से 3 साल के बाद में विड्रॉ कर सकते हैं। एपिलेप्सी के अदर कॉजेस जैसे कि ब्रेन ट्यूमर या हेड इंजरी, जिनमें की सर्जरी के बाद भी ब्रेन में काफी ग्लायोसिस हो जाता है, या फिर ब्रेन हाइपोक्सिया होना, अर्थात मस्तिष्क को थोड़ी देर के लिए ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से जो डैमेज होता है, या फिर एपिलेप्सी के अदर कॉजेस जो कि इरिवर्सिबल होते हैं और जिनका क्योर पूरी तरह से पॉसिबल नहीं है। इन सभी कंडीशंस में एपिलेप्सी के ड्रग्स हमें बहुत लंबे टाइम तक देने पड़ते हैं। यदि पेशेंट 2 से 5 साल तक सीजर फ्री रहता है ड्रग्स के साथ में, तो हम इन ड्रग्स को टेपर करके और स्टॉप करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर पेशेंट को सीजर्स दोबारा आ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली ये इंडिकेट करता है कि उसको इन ड्रग्स की रिक्वायरमेंट लॉन्ग टर्म है। डॉक्टर सुनीत, आपके पास तो हजारों मरीज आते होंगे, आप ये कैसे पता करते हैं कि किसी को मिर्गी ही है या फिर कोई और दिक्कत भी तो हो सकती है? क्योंकि मिर्गी के रोगी को अक्सर देखकर लोग बहुत अंधविश्वास में पड़ जाते हैं, लोगों के मन में कई तरह के सवाल होते हैं। डायग्नोसिस कैसे होता है? कि एपिलेप्सी या मिर्गी को डायग्नोस करने का सबसे बढ़िया तरीका है, जो अटैक पेशेंट को आया है यदि उसका कोई आई विटनेस अवेलेबल है तो उसका घटना का पूरा विवरण उससे लेना। लाइक मरीज को उस समय क्या हुआ, जैसे अचानक
जनरली जो पेशेंट प्रेजेंट करता है अचानक से बेहोश हो जाता है, गिर जाता है, दांत बिछ जाते हैं, कई बार जीभ दांतों के बीच में आ जाती है, आंखें ऊपर की तरफ चढ़ जाती हैं, मुंह से लार झाग आता है, हाथ पैर अकड़ जाते हैं, इस तरह का विवरण वो देते हैं तो जनरली ये एपिलेप्सी का ऑलमोस्ट कंफर्मेटिव होता है। या कई बार पेशेंट सिर्फ आंखें टिमटिमाता है या गर्दन एक साइड को मुड़ जाती है या एक साइड के हाथ पैर में झटके आते हैं जो कि पार्शियल सीजर्स या फोकल एपिलेप्सी में इस तरह का देखने को मिलता है। ये तो होता है क्लिनिकल विवरण जिससे हमें काफी हद तक डाउट होता है कि पेशेंट को मिर्गी का दौरा आया है। अब इसको कंफर्म करने के लिए हमको कुछ टेस्ट करने की जरूरत पड़ती है जिसमें सबसे कॉमन टेस्ट है ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी, जिससे मालूम चलता है कि पेशेंट को मिर्गी दौरा आया है या नहीं आया। आमतौर पर ये देखा गया है कि ईईजी का जब टेस्ट हम करते हैं तो फर्स्ट टाइम में कई बार ये 30-40% पेशेंट्स में ही पॉजिटिव आती है। पॉजिटिव ईईजी आता है वो कंफर्मेटरी होता है, लेकिन यदि ईईजी नॉर्मल है तो उसका मतलब ये नहीं होता कि मरीज को मिर्गी दौरा नहीं हो सकता। कई बार हमको रिपीट ईईजी भी करना पड़ता है। एक बार इससे कंफर्म होता है दौरा है तो इससे आगे के टेस्ट करने पड़ते हैं, इमेजिंग स्टडीज हम लोग कहते हैं, जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन का टेस्ट है। इससे ये मालूम चलता है कि ये दौरा किन कारणों से आया है, लाइक कि ब्रेन में कोई ट्यूमर है, कोई गांठ है, कोई खून का थक्का जम गया है या कोई पुरानी चोट का निशान है। कुछ कई बार पेट में कीड़े हो जाते हैं, कीड़े का अंडा या टीबी का अंडा या गांठ होती है, एब्सिस होता है, कई बार जन्मजात विकृतियां होती हैं जो कि हमको एमआरआई स्टडीज से मालूम चलता है। तो इस तरह से हम लोग इसको डायग्नोस करते हैं। कुछ रूटीन के ब्लड इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, कई बार कैल्शियम की कमी होने से या सोडियम की कमी होने से, ब्लड शुगर काफी कम होने से भी इस तरह का दौरा आ जाता है। सोडियम की कमी होने से, ब्लड शुगर काफी कम होने से भी इस तरह का दौरा आ जाता है। तो ये कुछ टेस्ट होते हैं जो हमें ये कंफर्म करने के लिए करने पड़ते हैं कि मरीज को मिर्गी है या नहीं, और मिर्गी है तो किस कारण से है। डॉक्टर कीर्ति सचदेव, आपका रुख कर लेता हूं। हमने शुरुआत में बताया कि 1 करोड़ 20 लाख लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं भारत में इतनी बड़ी आबादी, मिर्गी आजकल बहुत आम हो गई है, इस बात में कितनी सच्चाई है? एपिलेप्सी, जिसे हम यहाँ पे लोकल भाषा में ताड़े कहते हैं या मिर्गी कहते हैं, वो अंदेशा 6 से 10 पर्सन पर 1000 लोगों में इंडिया में कॉमन है। अब इसमें ये होता है कि ये वेरिएबिलिटी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी प्रेवलेंस ज्यादा है और शहरी में थोड़ी सी कम है। यानी ग्रामीण लोगों में करीब 0.9% है, ग्रामीण लोगों में 2% है और शहरी लोगों में 0.9% प्रेवलेंस है। एंड थर्डली, अगर अपन इसे ऐसा समझें तो ओवरऑल इंडिया की पॉपुलेशन अपन माने तो उसमें 1 करोड़ लोगों को एपिलेप्सी, मिर्गी या ताड़ों से ग्रसित है। तो एक ये सिग्निफिकेंट नंबर है जिसके बारे में हमें लोगों को जागरूक करना है और उन्हें बताना है ताकि बीमारी पे अच्छी तरह से कंट्रोल पाया जा सके। 17 नवंबर को हम लोग नेशनल एपिलेप्सी डे मनाते हैं। ये स्टार्ट किया हुआ है इंडियन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी में और इसका मेन उद्देश्य इस बार का है टू रिमूव द स्टिग्मा, यानी कि एपिलेप्सी से जुड़ी जितनी भ्रमितियां हैं, जितनी मिथ हैं, उन सबको रिमूव करना। एक सबसे कॉमन मिथ है कि देवी देवताओं के प्रकोप से एपिलेप्सी होती है, जो राजस्थान में बहुत ज्यादा कॉमन है, तो इसे निकाल देना है। ये ऐसा कोई देवी देवता का प्रकोप नहीं है, ये एक बीमारी है आम बीमारी की तरह, और जिसमें अगर प्रॉपर इलाज दिया जाए तो बहुत अच्छे से बीमारी पे कंट्रोल किया जा सकता है और पेशेंट काफी हद तक नॉर्मल जीवन व्यतीत करता है। सो मेन पर्पस इज टू मेक द पीपल अवेयर कि यह एक बीमारी है जिसपे बड़े आसानी से काबू किया जा सकता है, पेशेंट और डॉक्टर अगर आपस में मिलजुल के डिस्कस करें तो। आप सभी से बात करके बहुत सारे अंधविश्वास हैं जो लोगों के दूर हुए होंगे, लेकिन डॉक्टर कीर्ति, हमारे दर्शकों के लिए कोई सलाह, कोई नसीहत या कोई सजेशन आपकी ओर से? सबसे बड़ा मैसेज यही है कि अगर किसी को यह पता चले कि उसे एपिलेप्सी या सीजर की बीमारी, एपिलेप्सी या मिर्गी की बीमारी है, तो उसे बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। जो भी नियरेस्ट डॉक्टर है, एमडी मेडिसिन या न्यूरोलॉजिस्ट प्रेफरेबली, उससे डिस्कस करें और वो जो भी दवाइयां दे रहे हैं उसके साइड इफेक्ट्स को लेकर के उसको गूगल ना करें, उससे घबराएं नहीं। बहुत इजीली 2/3 ऑफ पेशेंट्स में बीमारी कंट्रोल में आ जाती है। सिर्फ कुछ ऐसे मरीज होते हैं जिनमें हमको दवाइयों के अलावा कुछ दूसरी चीजें जैसे सर्जरी या अ, जो हम कहते हैं
वेगस नर्व स्टिमुलेशन या कीटोजेनिक डाइट, उसका एडवांस थेरेपीज का जो हमको जरूरत पड़ती है वो काफी कम लोगों में पड़ती है। सिर्फ 2/3 लोगों में बीमारी कंट्रोल आ जाती है दवाइयों से। इसका मेन मूल मंत्र यही है कि अपनी दवाइयां रेगुलर लें, किसी भी तरह का फास्टिंग, रोजा, उपवास ना करें, स्क्रीन टाइम को लिमिट करें, एक्सेसिव मोबाइल टीवी का यूसेज ना करें, अपनी नींद प्रॉपर लें। काफी पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो नींद नहीं लेने के कारण शादी ब्याह में दवाई भूल जाते हैं, उससे कारण उन्हें रिपीट ताने आ जाती है और फिर से हमको ट्रीटमेंट जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। तो नींद का ध्यान रखें, स्क्रीन टाइम लिमिट करें, अपने मन को शांत रखें, कुछ योगा प्रैक्टिस करें और रेगुलर रेगुलर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आपको कोई डॉक्टर दवाइयां दे रहा है तो अपने मोबाइल का यूज करें अलार्म लगाने के लिए, ना कि गूगल करने के लिए, और टाइम से अपनी मेडिकेशंस खाएं। तो ये बीमारी पे हम विजय पा सकते हैं और आप एक एब्सोल्युटली नॉर्मल जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो आप चारों के ही जितने जवाब सुने उसके बाद मुझे लगता है कि हमारे हर दर्शक के मन से मिर्गी से जुड़ी हुई जितनी भ्रांतियां हैं वो दूर हो गई होंगी और इलाज से लेकर दवाइयों तक हर चीज को लेकर क्लैरिटी आ गई होगी। हमारी इस बातचीत के बाद हम यही उम्मीद करते हैं कि किसी भी एपिलेप्सी से जूझ रहे व्यक्ति को आज के बाद समाज के भेदभाव का सामना नहीं करना होगा। आप सभी मेरे साथ जुड़े बहुत बहुत शुक्रिया। आज की पेशकश में फिलहाल इतना ही। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।